भाजपा की सदस्यता नहीं लोगे तो लाडली बहना योजना की किस्त नहीं मिलेगी। अब आपको देश में चल रही योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब आप बीजेपी के सदस्य बन जाएंगे। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के खंडवा से सामने आया, जहां महिलाओं को KYC के बहाने से बुलाया गया और फिर उनको डराया गया कि अगर भाजपा के सदस्य नहीं बनोगे तो लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अब देश में चल रही योजनाओं का लाभ भी सिर्फ भाजपा के सदस्यों को ही मिलेगा। इससे पहले मध्य प्रदेश और गुजरात से भी ऐसी खबरें आई थी, जहां लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरन सदस्यता दिलवाई जा रही है। ये जालसाजी इन दिनों पूरे देश में हो रही है। पूरे प्रदेश में भाजपा ने इसी तरह की झांसेबाजी से सदस्यता के अपने आंकड़े मजबूत किए हैं। BHU ने 12 छात्रों को सस्पेंड कर दिया है। जानते हैं उनका गुनाह क्या था? ये छात्र IIT BHU में गैंग रेप की पीड़िता छात्रा के लिए न्याय मांग रहे थे। गैंग रेप करने वाले बीजेपी के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार से इनकी ये हिमाकत बर्दाश्त नहीं है, तो अब इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आपको याद दिला दें, गैंग रेप करने वाले बीजेपी के पदाधिकारियों को पिछले महीने जमानत मिल चुकी है। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है और आवाज उठाने वालों को सजा देती है। यही बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा है। ऐसे में सवाल है, देश की बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी? आपको उन दो खबरों से एक साथ खबरदार करते हैं जो खबरें हैं तो अलग अलग, लेकिन फिलहाल एक साथ जोड़कर देखी जा रही है। यहाँ पूछा जा रहा है कि पर्यावरणविद, शिक्षाविद सोनम वांगचुक जब अपनी मांगों के साथ पैदल चलते हुए लद्दाख से दिल्ली आते हैं, पुलिस इन्हें हिरासत में ले लेती है। दिल्ली में लगी निषेधाज्ञा की बात कही जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में जब 4 दिन बाद चुनाव होने हैं तो एक बार फिर हत्या और रेप के दोषी सजा याफ्ता राम रहीम को 20 दिन की पैरोल निर्वाचन अधिकारी की तरफ से दे दी जाती है। इसीलिए विपक्ष के नेता पूछने लगते हैं कि क्या सुविधानुसार कानून और नियम का पालन होता है? जहां लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को दिल्ली आते सोनम वांगचुक के लिए हिरासत में लिया जाता है और दूसरी तरफ राम रहीम को पैरोल मिलती है। चलिए आज हरियाणा में कांग्रेस के 10 सालों के मुकाबले भाजपा के 10 सालों को देखें और जाने कि हरियाणा को कांग्रेस ने अपने 10 साल यानी 2005 से 14 के शासन में क्या क्या दिया और कैसे भाजपा ने 2014 से 24 में हरियाणा को लूट, खसोट और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। तो 2005 से 14 के दरमियान कांग्रेस ने हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी। तो वहीं भाजपा राज में 30+ पेपर लीक हुए, HSSC लीक। कांग्रेस काल में सर्वाधिक निवेश से रिकॉर्ड रोजगार सृजन हुए। तो वहीं भाजपा राज में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। कांग्रेस काल में ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की नीति बनाई गई। तो वहीं भाजपा राज में कौशल नगर की ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई। कांग्रेस काल में विदेशी कंपनियां हरियाणा में आई, नौकरियां बढ़ी। भाजपा राज में बेरोजगारी युवाओं का डंकी के रास्ते विदेश में पलायन। कांग्रेस काल में हर साल फौज में करीब 5500 से ज्यादा पक्की भर्तियां। तो वहीं भाजपा में अग्निपथ योजना के तहत गिनती के युवा ही। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में यहाँ खड़े होकर कई बार न्यू मिडिल क्लास की बड़ी चर्चा की, न्यू मिडिल क्लास जनरेट करेंगे। लेकिन मैं तो यहाँ खड़ा होकर के सरकार से कहना चाहता हूँ कि न्यू मिडिल क्लास का जुमला अपने पास रखिए। ये बताइए कि जो पुराना मिडिल क्लास है उसके साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं? आज उसकी स्थिति क्या है? आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं और यहाँ स्थिति ये हो गई है कि जो मिडिल क्लास उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने GST लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश का युवा नाराज है, देश का युवा गुस्से में है। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाली ये सरकार 20 करोड़ नौकरियों का बोझ है इस सरकार के कंधे पर। अगर नेम प्लेट लगवाना है तो लगवाइए गले में नेम प्लेट। नीरव मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाइए कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का वो बाकी है। लगवाइए नेम प्लेट। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या हिंदुस्तान का बाकी है। लगवाइए नेम प्लेट गले में ललित मोदी के कि 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया। लगवाइए नेम प्लेट मान्यवर। रेहड़ी पटरी वाले पूरे देश में हैं, उनका कोई योगदान नहीं है क्या मान्यवर? वो भी सरकार को टैक्स भरते हैं। आपकी सरकार उनको भी फूटी आंख से देखना नहीं चाहती। आपने रेहड़ी पटरी वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ।
मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। आप 500 साल की बात करते, मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए। अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अंबेडकर का बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था। नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। क्या नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया? बताइए। 81 के एक्ट को नहीं मानते सर। 2 ही तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के, आप अलीगढ़ मुस्लिम से छीनना चाह रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां पर हरियाणा बीजेपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। 250 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी में टिकटों की घोषणा के बाद दनादन इस्तीफे हो रहे हैं। कई नेताओं ने निर्दलीय लड़ने का भी ऐलान किया है। जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा माफ कर रहे हैं, मेरे चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद के अंदर 3,330 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनके ऊपर पक्की छत नहीं है, टीन के शेड के नीचे ये बच्चे पढ़ते हैं। हम एसी बंद करने की बात कर रहे हैं और वो तपती धूप के अंदर टीन के शेड के नीचे पढ़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि माइनॉरिटी के बच्चे और विशेषकर मुसलमानों के बच्चे सिर्फ चाय के ठेले लगाए, पंचर बनाने का काम करे, ऑटो रिक्शा चलाने का काम करे, तो क्यों आप ये नारा देते हैं कि हम सबका विकास चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में यहां खड़े होकर कई बार न्यू मिडिल क्लास की बड़ी चर्चा की, न्यू मिडिल क्लास जनरेट करेंगे। लेकिन मैं तो यहां खड़ा होकर के सरकार से कहना चाहता हूं कि न्यू मिडिल क्लास का जुमला अपने पास रखिए। यह बताइए कि जो पुराना मिडिल क्लास है उसके साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आज उसकी स्थिति क्या है? आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, और यहां स्थिति यह हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश का युवा नाराज है, देश का युवा गुस्से में है। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाली ये सरकार 20 करोड़ नौकरियों का बोझ है इस सरकार के कंधे पर। कितने अरबपति बने आप लोग? कितने लोगों पे हवाई जहाज बताइए? 60 के लोगों पे? कितने लोगों पे हेलीकॉप्टर बताइए? आप कुछ नहीं है आपके पास आंकड़े। सब लोग मिलकर गरीबों को चलना चाहते हैं, ये गलत है सर। गरीब पैदा होता है, मर जाता, ना अच्छा इलाज मिलता, ना सुविधाएं मिलती, बस उसका जीवन है कि वो पैदा हो गया। ऐसा लगता है मजबूरी में पैदा हो गया, उसको पैदा ही नहीं होना चाहिए था। इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों का भी सम्मान होना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए। सरकार की योजनाओं में गरीबों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान जो है सरकार को रखना चाहिए। और अगर सरकार नहीं रखती है तो वो सरकार सर गरीबों की नहीं हो सकती है। मेरी मंगल कामनाएं भी है कि कोई गरीब परिवार आपको प्रार्थना करे, दुआएं करे कि आपने उनको ये मौका दिया। वरना आदमी पैदा होता है भारत में और गरीबी में मर जा, हजारों साल चला। अब भी आजादी के 75 साल बाद भी अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इस पे हमें गौर करना चाहिए कि क्यों नहीं हो पा रहा। कई सीनियर साथी हमारे यहाँ हैं, मैंने उनको प्लेन चलाते हुए देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते भी। मेरा विश्वास है कि अगर इधर से भी और उधर से भी सब लोग जनता के विषय में सोचेंगे तो जनता की जिंदगी आसान होगी, जो कि अभी नजर नहीं आती। और मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा